तो आज हमने नॉलेज रिप्रेजेंटेशन मेथड्स को डिस्कस करना है। और जो हमारा पिछला टॉपिक था जिसमें कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के इश्यूज थे, एक्सप्रेसिबिलिटी वाज द मेनली इशू कि क्या किसी भी तरह के नॉलेज को किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या देयर इज ओनली वन वे दैट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट ऑल टाइप्स ऑफ द नॉलेज। तो दैट वाज एन इशू। तो यहाँ पर हम बात करने लगे हैं। सबसे पहले देयर इज अ प्रोपोजिशनल लॉजिक या बुलियन लॉजिक। ये एक तरीका है नॉलेज को रिप्रेजेंट करने का। जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होती है थ्रू प्रोपोजिशनल लॉजिक, इसके अंदर हम नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू द बुलियन वेरिएबल्स, और इन बुलियन वेरिएबल्स को हम नाम देते हैं प्रोपोजिशंस का। इसके अलावा हमारे पास होते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स, और लॉजिकल कनेक्टिव्स जो हैं वो दो या दो से ज़्यादा प्रोपोजिशंस को आपस में कनेक्ट करने के काम आएंगे, जो कि हमारे पास है एंड और नॉट की शक्ल में। लेकिन एक मेन प्रॉब्लम है कि इसके अंदर कोई क्वांटिफायर नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है। जो अटॉमिक स्टेटमेंट है वो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है। और जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, और इस एग्जांपल के अंदर हम यूज कर रहे हैं इट इज रेनिंग, द रोड इज वेट। अब आर से, आर को अगर हम इसको रूल की शक्ल में लिखें तो इफ इट इज रेनिंग तो हमने कुछ इन्फर करना है। इन्फर क्या करना है कि रोड इज वेट। इफ इट इज रेनिंग देन रोड इज वेट। अब इसको आर इम्प्लाइज डब्ल्यू की शक्ल में आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि ये बताता है कि आर इम्प्लॉयज डब्ल्यू मीन्स आर इंडिकेट कर रहा है इट इज रेनिंग, इम्प्लॉयज इंडिकेट करता है देन को, एंड डब्ल्यू इंडिकेट करता है द रोड इज वेट। इफ इट इज रेनिंग द रोड इज वेट। सो ये एक सिंपल एग्जांपल है प्रोपोजिशनल लॉजिक की, जिसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। और इसके अलावा जो एक और चीज है वो ये है कि हमने ये देखना है कि वाई प्रोपोजिशनल लॉजिक इज इम्पोर्टेंट फॉर द नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो ये है कि प्रिसीजन एंड द क्लैरिटी। पहली चीज यहाँ पे हम देखें, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल कर लें डिक्लेरेटिव नॉलेज को, तो डिक्लेरेटिव नॉलेज के अंदर हम फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फैक्ट्स क्या हैं कि जो ट्रुथ होगा, और वहां पे ट्रुथ को डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ पर फैक्ट्स को एग्जैक्टली डिफाइन करते हैं। लाइक आर एक फैक्ट है, इट इज रेनिंग, तो एक फैक्ट को हमने आर के साथ डिफाइन किया है। और इट द रोड इज वेट, इट्स अ फैक्ट जिसको हमने डिफाइन किया और इसको हमने एक वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट किया है। एंड देन इट आल्सो गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू इन्फर ऑटोमेटेड इन्फ्रेंस। लाइक इट इज रेनिंग, तो वी कैन इन्फर दैट द रोड इज वेट। यानी ये एक तरह से ये बता रही है कि एक स्टेटमेंट किसी दूसरे स्टेटमेंट को फॉलो कर रही है। देन यही प्रोपोजिशनल लॉजिक जो है, इट वुड बी एक्ट एज ए फाउंडेशन फॉर द मोर एडवांस्ड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। जैसे अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को, और फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के अंदर हम देखेंगे कि जो लिमिटेशंस हमें नजर आएंगी प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर, उन लिमिटेशंस को हम किस तरीके से कवर करते हैं फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के अंदर। इसी तरह से बहुत सारे एजेंट्स के टास्क को डिफाइन करने के लिए वी कैन सिंपली यूज द बूलियन प्रोपोजिशन। जैसे कि अलार्म सिस्टम है, एक सर्टेन टाइम के ऊपर आपके अलार्म ने ट्रिगर करना है, तो वो जब स्टेटमेंट ट्रू होगी तो उससे हम इम्प्लीकेशन लेंगे, या उससे हम दूसरा जो कंडीशन है उसको हम फॉलो करवा लेंगे। बट देर आर द लिमिटेशंस। अब वो लिमिटेशंस ये हैं कि जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्रेस करना होगा, उनके करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना होगा, जहाँ पे हमने इनकी रिलेशनशिप को डिफाइन करना होगा, वहाँ पे प्रोपोजिशनल लॉजिक जो है वो फेल हो जाएगी। बिकॉज प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर क्वांटिफायर्स नहीं है। क्वांटिफायर्स ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये क्वांटिफायर जो है ये प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। मैंने लिमिटेशन डिस्कस कर ली है कि यहाँ पर क्वांटिफायर्स हमारे पास नहीं है। लाइक हम इसके अंदर फॉर ऑल या एग्जिस्टेंशियल या देयर एग्जिस्ट टाइप की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सो ये जो लिमिटेशंस हैं ये जाके कवर होंगी जब हम
फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को डिस्कस कर रहे होंगे. So before starting the first order logic, we just need to understand that what type of the knowledge does the propositional logic represents. तो यहाँ पर ये दो चीजें, एक तो डिक्लेरेटिव नॉलेज है. मैंने स्टार्ट में आपसे कहा था कि डिक्लेरेटिव नॉलेज के अंदर हम फैक्ट्स को डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे भी हमने यही बात की है कि हम प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर फैक्ट्स को डिफाइन कर रहे हैं. दैट इज द नोइंग दैट व्हाट यू नो. तो फैक्ट्स आर द ट्रुथ वैल्यूड प्रोपोजिशंस अबाउट द वर्ल्ड. इट इज रेनिंग, द रोड इज वेट, टेम्परेचर इज, करंट टेम्परेचर इज, या बॉइलिंग टेम्परेचर द वाटर इज 100 सेल्सियस. लाइक इस तरह के जो फैक्ट्स होंगे वो हम डिक्लेरेटिव नॉलेज में डिफाइन करते हैं. और इसी डिक्लेरेटिव नॉलेज को यूज करते हुए, यानी इन दी प्रोपोजिशनल लॉजिक प्रोपोजिशंस को दैट वी रेफर्ड एज द बूलियन वेरिएबल, इनको जब हम इम्प्लीकेशंस के साथ एनकोड करेंगे और जब हम इसके अंदर लॉजिकल कनेक्टिव्स को यूज करेंगे तो फिर हम इसको सिंपल रूल्स की फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है कि ए एंड बी इम्प्लाई, सो ए एक फैक्ट है, बी एक फैक्ट है. ए एंड बी अगर ये जॉइंटली दोनों अगर ट्रू होते हैं तो ये इन्फर करता है सी को, और अगर इसमें से एक भी फॉल हो जाएगा तो ये सी को इन्फर नहीं कर रहा होगा, यानी हम इससे सी की वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं. सो यहाँ से नेक्स्ट जो हम मूव करेंगे वो हम देखते हैं कि हमने इस नॉलेज को हमने प्रोपोजिशन लॉजिक में कैसे डिफाइन करना है. तो कुछ स्टेप्स हैं कि हम किसी नेचुरल सेंटेंस को प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो पहले तो हमने एटॉमिक प्रोपोजिशंस को डिसाइड करना है. वी हैव टू गिव द नेम दैट रिप्रेजेंट द एंटायर फैक्ट. कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होगा, बट दीज आर जस्ट द फैक्ट. एग्जांपल है, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ली है और एक एग्जांपल के अंदर हमने यूज किया हुआ है पी को, और पी को मैंने कहा पैकेज एट डिपो, एंड डी है ड्राइवर अवेलेबल. यानी ये दो चीजें हैं, दो डी ड्राइवर इज अवेलेबल आप लिख लें, पैकेज एट कोरियर सेंटर लिख दें, पैकेज एट डिपो लिखते हैं. ये मैंने विदाउट स्पेसेस यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ये अपना मीनिंग इन्फर कर रहा है. सो पी रिप्रेजेंट करता है पैकेज एट डिपो एंड डी बता रहा है ड्राइवर इज अवेलेबल. सो हमारे पास एक सिंपल स्टेटमेंट है जिसको हमने कन्वर्ट करना है फॉर्मूले के अंदर. सो इफ द पैकेज एट डिपो एंड ड्राइवर अवेलेबल देन डिस्पैच. तो यहाँ पर लॉजिकल कनेक्टिव है जो कि इस एंड की मदद से है. सो ये P जो है यहाँ पर, दिस इज एक्चुअली इंडिकेट द पैकेज एट डिपो, और ये जो D है ये इंडिकेट करता है ड्राइवर इज अवेलेबल. और इस एंड को हमने इस लॉजिकल कनेक्टिव के साथ जोड़ा हुआ है. तो जो यहाँ पे हमने कहा था A एंड B, तो एम्प्लॉयज डिस्पैच, तो ये वो C है जिसको हम यहाँ पर इन्फर कर रहे हैं, देन डिस्पैच. और हम अपना इन्हीं रूल्स की मदद से वी बिल्ड द नॉलेज बेस, and the knowledge base is built as a set of conjunctions of the propositional formulas. So the knowledge base is true exactly in the model, और फिर ये क्या करेगा, it eventually makes its formulas true. तो हमने जितने भी हमारे पास फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स से हम रूल्स, और रूल्स को फिर हम अपनी नॉलेज बेस के अंदर ऐड कर देते हैं. दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे कि जिसकी मदद से आप नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकते हो. अब इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस थी जो अभी आपके साथ डिस्कस की हैं. वो लिमिटेशंस ये हैं कि यहाँ पर क्वांटिफायर्स नहीं है, यहाँ पर हम रिलेशन को डिफाइन नहीं कर सकते, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स के करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन नहीं कर सकते. लिहाजा जो नेक्स्ट चीज हमें, या नेक्स्ट नॉलेज रिप्रेजेंटेशन मेथड जो हमें इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने में हेल्प आउट करता है, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, और इसको हम कॉमनली FOL भी कहते हैं.
इसे हम प्रेडिकेट लॉजिक भी बोलते हैं, इसे हम फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट कैलकुलस भी कहते हैं. And this is one of the powerful knowledge representation methods that extends propositional logic by introducing the quantifier, variable and relation between the objects. Quantifier अभी हम पीछे डिस्कस करके आए हैं कि quantifier की हमने बात की थी कि वहाँ पर ये quantifier है for all का and there exists का ये quantifier. It also defines a new thing, that is the relation between the objects. अगर एक स्टूडेंट है और एक टीचर है तो उनके दरमियान स्टूडेंट की टीचर की जो रिलेशनशिप है उसको कैसे टीचर ऑफ या स्टूडेंट ऑफ करके हम उसकी रिलेशनशिप को डिफाइन करेंगे. स्टूडेंट और कोर्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है कि एक स्टूडेंट एक कोर्स को पढ़ता है, स्टडी करता है, तो स्टडीज द कोर्स उसको डिफाइन करेंगे. लाइकवाइज एक टीचर एक कोर्स को टीच करता है तो उसके और उसके कोर्स की जो रिलेशनशिप है वो है कि एक टीचर एक पर्टिकुलर कोर्स टीच करता है तो जो टीचिंग का रिलेशन है दैट हैज टू बी डिफाइंड यूजिंग द दिस रिलेशंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स. जहाँ पे एक तरफ हमारी प्रोपोजिशनल लॉजिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल ट्रू और फॉल्स फैक्ट्स को डिफाइन करती है, वहीं पे जो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है इट अलाउज अस टू रिप्रेजेंट स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑब्जेक्ट्स, their properties and the relationship, and thus it enables the intelligent system to reason about the word more precisely. Now here we will discuss why we need the first order logic. पहले तो आप प्रोपोजिशनल लॉजिक को देखिए ना, दो लाइक जैसे मैंने वहां पे पीछे जहाँ पे हमने प्रोपोजिशनल लॉजिक को डिस्कस किया वहां पे हमने बात की है कि इट इज रेनिंग, द रोड इज वेट. अब यहाँ से हम सिर्फ इतना ही इंफर कर सकते हैं कि इफ देयर इज रेनिंग द रोड इज वेट. लाइकवाइज यहाँ पे हमने प्रोपोजिशनल लॉजिक की अली इज अ स्टूडेंट and it is represented with a variable with the propositional logic p. एक वेरिएबल p लिया हमने and Ali is a student, Ali studies AI और इसको हमने q से प्रेजेंट कर दिया. But what if we want to represent that that all students study AI or some students study AI, यहाँ से हम कुछ इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज वी ओनली नो अली एक स्टूडेंट है और अली यही पढ़ता है, ठीक है. तो लेकिन अगर मैंने तमाम स्टूडेंट्स की बात करनी हो, मैंने कुछ स्टूडेंट्स की बात करनी हो, तो प्रोपोजिशनल लॉजिक यहाँ पे फेल हो जाएगी. तो हियर कम्स द रोल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक. सो नेक्स्ट वी नीड टू डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक. और कंपोनेंट्स के अंदर वी हैव द कांस्टेंट्स. कांस्टेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और द एंटिटीज, जैसे कि अली, जीसीयू, पाकिस्तान. और जो वेरिएबल्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं जर्नल ऑब्जेक्ट्स को लाइक एक्स वाई जी. अब ये कांस्टेंट्स क्यों है? अली इज अ नेम, जीसीयू इज अ नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान इज अ कंट्री, सो दीज आर ऑल कांस्टेंट्स. बट अगर हम किसी कंट्री को एज ए वेरिएबल लें देन पाकिस्तान वुड बी द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल. अगर हम किसी वेरिएबल को एज ए स्टूडेंट लें देन अली वुड बी द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल. अगर हम यूनिवर्सिटी को एज ए वेरिएबल लें देन जीसीयू वुड बी द वैल्यू ऑफ any variable. But if we are taking Ali, GCU, Pakistan as it is, then it would be a constant. ये किसी और को substitute नहीं करेंगे. The same concept that we have already discussed in the programming language, जो हमारा कांस्टेंट्स का और जो हमारा वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है. Then we have the predicates. Predicates represents the relationship or the properties. तो मैंने अभी आपसे कहा कि जी कोई पर्सन स्टूडेंट है या कोई पर्सन एक स्टूडेंट है और वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ता है, तो यहाँ पर लाइक स्टूडेंट एक्स इज अ स्टूडेंट, तो बताएगा कि एक्स की रिलेशन क्या है, सॉरी ये उसकी प्रॉपर्टी है, सॉरी कि एक्स इज अ स्टूडेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं. स्टडीज एक्स कॉमा ए आई, एक्स स्टडीज ए आई, तो एक्स और ए आई के दरमियान रिलेशनशिप क्या है कि वो उसको पढ़ता है. अगर यहाँ पे टीचर्स लिखा होता
तो वो उसको पढ़ाता है। सो द वी हैव आइडेंटिफाइड द रिलेशनशिप। तो जो प्रेडिकेट होंगे वो हमें बता रहे होंगे कि इनके आपस की रिलेशनशिप क्या है या इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। सिमिलरली हम किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ मैप कर सकते हैं, और इस मैपिंग के लिए विल मेक यूज ऑफ द फंक्शंस। फंक्शंस के अंदर लाइक मदर ऑफ एक्स, सो एक्स को हमने पास किया एज ए वैल्यू एक फंक्शन को, एंड इट विल रिटर्न अनदर ऑब्जेक्ट। तो एक्स और वो जो आउटपुट आई है दूसरा ऑब्जेक्ट, इन दोनों की मैपिंग क्या है कि इफ वी गेट y एज एन आउटपुट इट मींस x, मदर ऑफ x इज y। सिमिलरली बेस्ट फ्रेंड x, तो x का बेस्ट फ्रेंड कौन है? सो इफ वी गेट फॉर एग्जांपल z एज एन आउटपुट, देन द z इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ x। तो ये एक मैपिंग हो जाएगी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। Similarly, we have the quantifiers. Quantifier describes the scope of the variable. जो भी हमने quantifiers की पीछे भी आपको एग्जांपल दे के आऊं कि अगर आपने ये बताना हो कि all students study AI और some students study AI, तो इस चीज को we will define with the help of the quantifier। और इसी तरीके से जो प्रेडिकेट्स हैं, इन प्रेडिकेट्स को मिला के देखना है, then we will have the connectives which are the logical operator, that is not, and, or, and the implies। तो इनके connectives establish होंगे, and then we will understand कि जो दो predicates हैं इनके जो results हैं इनको with the help of the logical connectives अगर हम and के साथ जोड़ते हैं तो दोनों true होंगे, तो हम आगे की तरफ मूव करेंगे। अगर और को यूज करेंगे तो कोई एक ट्रू होगा तो हम इम्प्लीकेशन की तरफ जाएंगे, एंड सिमिलरली आप किसी भी वैल्यू की निगेशन कर सकते हैं। तो these आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। इन्हीं कंपोनेंट्स को बेस बनाते हुए नो वी डिस्कस टू एग्जांपल्स हियर। पहली एग्जांपल है दैट इज ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब है फानी, तमाम इंसान खत्म हो जाएंगे, फानी है यानी फॉर एवर नहीं है। सादे लफ्ज में इसका मतलब ये है। अगर इसको हमने फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के तौर पर रिप्रेजेंट करना है, फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स, एक्स इज ह्यूमन, फॉर ऑल एक्स। अगर आपने एक्स इसको कुछ पास किया है एंड दैट एक्स इज अ ह्यूमन, यानी एक्स की प्रॉपर्टी है कि वो ह्यूमन है, देन इंप्लाइज देन एक्स इज अ मॉर्टल, यानी ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल फॉर ऑल एक्स। कोई भी एक्स, अगर वो एक्स एक ह्यूमन है देन वो एक्स जो है वो मॉर्टल है। नो इस एक्स की जगह आप ए बी सी डी ई कोई भी नाम देंगे विच इज अ ह्यूमन बीइंग, तो वो उसकी प्रॉपर्टी को चेक करेगा कि वो अगर ह्यूमन है तो फिर वो मॉर्टल है। लाइक मैंने यहाँ पे बात की है प्रॉपर्टी स्टूडेंट एक्स, एक्स इज अ स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम एक्स की प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं दैट एक्स इज अ ह्यूमन, और फिर हम ये इन्फर कर रहे हैं कि एक्स इज अ मॉर्टल। तो यहाँ पर हमने जो क्वांटिफायर यूज किया है वो यूज किया है फॉर ऑल का। Likewise, the second example is there exists a student who studies AI, artificial intelligence. For first order logic representation में there exists X, there exists X। अब आप उसको X पास करेंगे तो हो सकता है वो X स्टूडेंट हो बट वो AI ना पढ़ता हो, तो इसलिए तमाम स्टूडेंट्स AI नहीं पढ़ते। So for there exists X, X is a student. So now this is actually the property of the student कि X is a student. This is the property, यानी ये predicate बता रही है property को, and this is a connective, यानी अगर वो student है studies X comma AI. Now this define the relationship कि X studies artificial intelligence। ये दोनों बातें true होंगी तो there exists a student X who studies AI। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इस फॉर्म के अंदर। सो ये दो एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं। अभी इसी डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं, वी विल डिस्कस द एग्जांपल्स इन द नॉलेज बेस।
तो इन दोनों एग्जांपल से हमने बेसिकली अंडरस्टैंड किया है कि हाउ टू यूज द क्वांटिफायर्स for all x and there exist x. Now we need to discuss it with respect to the knowledge base. Let's build a small first order logic base for all x human x mortal x. जो यहाँ पे हमने रूल बिल्ड किया था कि for all x, x is a human, therefore x is a mortal, and human is a Socrates. So human is Socrates. So from these two we can infer mortal is a Socrates. For all x, x is a human, so we can implies that Socrates is a mortal. यहाँ पर implication की बात हो रही है, तो हम implication कर सकते हैं यहाँ से इन दोनों बातों से कि अगर x है, x is a mortal, that implies for all x, x is human being and x is a mortal implies Socrates are mortals. क्योंकि now the third way to represent the knowledge is the production rule. अभी हमने जो knowledge की types पढ़ी हैं पहले, उसमें से एक procedural knowledge था, तो प्रोडक्शन रूल मेनली यूज होगा, यू कैन से कि जो प्रोसीजरल नॉलेज है उसको भी रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्शन रूल. तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड टू रिप्रेजेंट द प्रोसीजरल नॉलेज इन एक्सपर्ट सिस्टम एंड इंटेलिजेंस सिस्टम्स और इंटेलिजेंट एजेंट्स. और यहाँ पे जो नॉलेज रिप्रेजेंट होगा दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स that describes what actions should be taken when certain conditions are true. तो यहाँ पर हम इफ देन की फॉर्म में लेते हैं, और ये बात हमने पहले भी पीछे जब हमने नॉलेज टाइप को डिस्कस किया था वहां पर भी हमने की थी, लेकिन नाउ यहाँ पे हम उसकी मेथडोलॉजी की बात कर रहे हैं कि इस को हमने किस मेथड के तहत उस नॉलेज को रिप्रेजेंट करना है. तो प्रोसीजर नॉलेज को हम प्रोडक्शन रूल्स की फॉर्म के अंदर डिफाइन कर रहे हैं. जो भी रूल आप लिखेंगे वो रूल इनकोड करेगा एक स्मॉल पीस ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज को, एंड दैट नॉलेज कैन बी कंबाइंड विद अदर्स टू मेक सम कॉम्प्लेक्स डिसीजन. इसकी वर्किंग की बात कर लें तो वर्किंग के अंदर विल सी के एक जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसके तीन कंपोनेंट्स हैं बेसिकली. रूल बेस यानी नॉलेज बेस, अ सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स. रूल्स की शक्ल में इफ देन केस में हमने रूल लिखे होंगे. अ वर्किंग मेमोरी, अ सेट ऑफ नॉन फैक्ट्स डेटा अबाउट द करंट सिचुएशन. देखिए ना, जो रूल है उसने किसी करंट सिचुएशन पे इंप्लीमेंट होना. लाइक इफ टेम्परेचर, आप कहते हैं कि ये अगर टेम्परेचर जो है वो 26 डिग्री से ज्यादा है तो कूलिंग को ऑन कर दो, और अगर टेम्परेचर 26 से कम है तो कूलिंग को ऑफ कर दो. तो रूल ये है कि जब भी टेम्परेचर 26 से ज्यादा होगा तो कूलिंग ऑन हो जाएगी, और वेन एवर द टेम्परेचर इज लेस देन 26 तो कूलिंग जो है वो ऑफ हो जाएगी. अब वर्किंग मेमोरी आपको चाहिए. यू नीड टू नो अबाउट द करंट टेम्परेचर वैल्यू, दैट इज योर फैक्ट या डेटा जो कि करंट सिचुएशन के बारे में. अगर वो पता नहीं होगा तो रूल या आपका नॉलेज बेस उसके ऊपर एक्टिवेट नहीं हो सकता. Then the inference engine, the reasoning mechanism that applies rules to working memory or infer new facts or take actions. इन्फर करेंगे किसी चीज को. अभी इन तीनों जो इसके बेसिकली कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स को भी हम मैप करते हैं पाइथन की एग्जांपल के अंदर. तो पहले तो हम ये देखते हैं कि इसका जो साइकिल ऑफ ऑपरेशन है वो क्या होगा. साइकिल ऑफ ऑपरेशन के अंदर सबसे पहले आप मैच करते हैं, कंपेयर करते हैं वर्किंग मेमोरी या फैक्ट्स को अगेंस्ट द कंडीशन ऑफ ऑल रूल्स. जो रूल्स आपने डिफाइन किए हुए हैं उसके अगेंस्ट आपने अपनी करंट कंडीशन को या करंट जो परसेप्ट है उसको देखना है. देन यू हैव टू चूज के नो विच रूल टू फायर. अगर तो एक ही रूल मैप होता है देन देयर इज नॉट एन इशू.
But if there are more than one rules that can be applied against the certain or against a particular condition, then you have to choose which rules to file. And the third one is the act. Execute the rules action and update the working memory. This cycle repeats until no more rules can be fired. ये repetition में चलेगा. इस प्रोडक्शन रूल के इस पूरे सिनेरियो को इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वी टेक अ सिनेरियो. और ये सिनेरियो कुछ यूँ है कि ये हमने पहले भी कई दफ़ा इसके ऊपर हमने डिस्कशन की हुई है. वो ये है कि वी वांट टू रिप्रेजेंट अ सिंपल मेडिकल डायग्नोस्टिक रूल. इफ द पेशेंट हैज अ फीवर एंड अ कफ. नो, अब दो चीजें हैं, फीवर एंड कफ. फीवर एंड कफ दो सिम्टम्स को कनेक्ट करेंगे. दैट डेफिनेटली देयर वुड बी अ लॉजिकल कनेक्टिव, दैट इज एंड देन द पेशेंट माइट हैव द फ्लू. दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, देन यू विल डायग्नोस इट एज ए फ्लू. दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती, यू कैन नॉट डायग्नोस इट एज ए फ्लू. और यहां पर नाउ वी टेक द पाइथन एग्जांपल. सो वी डिफाइन डायग्नोस मेथड. उसके अंदर हम सिम्टम्स पास करेंगे. देन वी डिफाइन दीज थ्री डिफरेंट रूल्स. रूल वन, इफ सिम्टम्स डॉट गेट फीवर. अच्छा, सिम्टम्स के अंदर फीवर भी है एंड सिम्टम्स डॉट गेट कफ. यानी ये जो सिम्टम्स आपने पास किए हैं इस ऑब्जेक्ट को, इस एजेंट को, तो एजेंट ने डायग्नोस करने से पहले देखना है कि सिम्टम्स के अंदर ये फीवर एंड कफ है. ये यानी यहाँ पे इस रूल को मैप किया. रिटर्न डायग्नोसिस फ्लू. तो डायग्नोसिस फ्लू, ये आपने उसको डायग्नोस कर दिया फ्लू. दिस इज रूल वन. रूल टू, एलिफ सिम्टम्स दैट गेट फीवर एंड सिम्टम्स डॉट गेट रैश. फीवर हो बट रैश हो, कफ ना हो, तो देन डायग्नोस मीजल्स. ये रूल टू है. रूल थ्री, एल्स इफ नॉट सिम्टम्स डॉट गेट फीवर. यानी सिम्टम्स के अंदर फीवर नहीं है, डायग्नोस नो फीवर रिलेटेड इलनेस. अदरवाइज रिटर्न डायग्नोसिस अननोन. यानी अगर ये तीन रूल्स फेल हो जाते हैं तो सिस्टम कहेगा कि इस इंफॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में वी कैन नॉट डायग्नोस एनीथिंग. एग्जाम्पल यूजेज में वी हैव थ्री पेशेंट्स. पेशेंट में फीवर इज इक्वल टू, कफ इज इक्वल टू, रैश इज इक्वल टू फॉल्स करके भेजा आपने. एंड देन पेशेंट 2 के लिए फीवर ट्रू किया, रैश ट्रू किया. पेशेंट 3 के लिए फीवर फॉल्स किया, कफ फॉल्स की. एंड देन यू प्रिंट द डायग्नोज पेशेंट 1, पेशेंट 2, पेशेंट 3. तो आप इसमें से देखेंगे कि गेट फीवर एंड गेट कफ, यस. तो रैश फॉल्स है, रैश नहीं है, बट तो ये दोनों वैल्यूज ट्रू हो गई, तो डायग्नोस फ्लू करेगा. दूसरे केस में फीवर ट्रू है, रैश ट्रू है, मीजल देगा. तीसरे केस में फीवर फॉल्स है, कफ फॉल्स है, ठीक है, देन डायग्नोस नो फीवर रिलेटेड इलनेस, ये देगा. तो ये तीनों पेशेंट की डायग्नोसिस जो है वो हमारे सामने आ जाएंगी. तो इट वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे. और यही तीन रूल मेनली हमने आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने थे.